कौन सी कविताओं से हमारे विचार नहीं मिल रहे ये भी बताना चाहिए। सबने बहुत अच्छी बातें कही, सबने काम की बातें कही, तो कहीं कहीं मेरा मत वैभिन्न भी है। सबसे अच्छी बातें तो बलराम जी ने कही, प्रियदर्शन जी सहयोग है कि ये सब यहाँ बैठे हुए अध्यक्ष मंडल की तरह से ये भी शामिल है। बलराम जी ने जो बात कही है मुझे निकाल दिया गया, ये बेकार है, आदमी बोलता नहीं, चाय बर्बाद करता है, लिखता नहीं है, निकाल दो ये अपमान। और तब कहानियां पढ़ी, बड़ी बड़ी कहानी क्या होती क्या है, चुनौती की तरह, तो डर गए ऐसी कहानी। तो ये कभी चुनौती लेता है कि नहीं? मैंने देखा ज्यादातर युवा कभी ये चुनौती नहीं लेते। उनसे पूछो कि किसी बहुत अच्छी कविता को सुनाओ जो तुमने नहीं लिखी, किसी और ने लिखी है, पढ़ी तो है, अब याद है, तो इसका कोई मतलब नहीं। दो दो चार होते हैं, कितने होते हैं भाई, पढ़ा तो था पहले दर्जे में, अब याद नहीं, तो फिर 2 लाख की गुणा भागी भूल गए पहले दर्जे का। तो कुछ चीजें भूलने की नहीं हो, बड़ी रचनाएं भूलने की अगर आपको आदत पड़ गई है, जो प्रियदर्शन जी ने कहा सूत भर फर्क रहेगा ही रहेगा, अब वो सूत भर फर्क जो है वही रचना को सबके पास वही कच्चे है, कच्चे सबके पास है। रोटी दाल सब्जी और आलू और बैंगन और गोभी तो सबके पास है, खाना कोई कोई अच्छा बनाता है, तो कच्चे सबके पास है, वो रॉ मटेरियल है। वो बाद में देखेंगे कि कच्चे में क्या कहा था, कच्चे तो अच्छा ही होता, कचूरे कच्चे पे कौन देखेगा। कच्चे जो है हमारे सामने रॉ मटेरियल की तरह, वो सबके पास, सब सांप्रदायिकता के खिलाफ है, सब झूठ के खिलाफ हैं, सब दंगों के खिलाफ हैं, सब युद्ध के खिलाफ हैं, सब हत्याओं के खिलाफ हैं, सब पेड़ों के कटने के, अरे सब सबके पास यही कच्चे है भाई। शिल्प रचना को शिल्प बनाता है, और अगर शिल्प में वही सूत भर कमी है तो कविता साधारण अति साधारण व्यर्थ भी हो जाती है, कोई मतलब। तो ये जो 2 बातें है बड़ी रचना से, पढ़ो तो सही, याद तो करो, वही रचना की। और प्रियदर्शन जी का सूत भर, बस इससे ज्यादा फर्क होता ही नहीं। रघुवंश मणि जी अकेले हम लोगों के बीच में, इन्होंने शिल्प की बात की, उदाहरण भी दिया, कहते हैं 3-4 कविताएं पढ़ी हैं, वो पूरी किताब में वही उदाहरण है शिल्प का, दूसरा नहीं है। वो कविता जो आपने इसका अंत आपने बताया, और बाकी सिमिलर पंक्तियां, दरअसल वो गीत भी लिखते हैं, लेकिन अब गीत लिखते हैं ये तो बड़ा पिछड़ापन है। गीत लिखता है यार, कोई गीत लिखता है क्या? हाँ? उसके ऊपर और करेला और नींद गाते भी हैं गीत, अब तो बदला, लेकिन बिना लय के दुनिया में कुछ नहीं होता। कहते हैं लय छोड़ दी, अरे पहले ग्रहण तो करो, बिना ग्रहण किए कैसे छोड़ दो, वो तो छूट गई, वो तो गई, आपने ग्रहण ही नहीं किया। ग्रहण कर लेते तो उसकी ताकत पता लगती, और वो 2 तरफा हमला करती, वो बहुत अच्छी गति की, बहुत ताकतवर पंक्ति को। विजय देव नारायण शाही एक बार घर आए हमारे लखनऊ में, चाहते बहुत, अरे मैंने कहा शाही जी मैंने एक काम किया, बोले क्या? मैंने आपकी वो 3-4 पंक्तियों की कविता है,
उसको मैंने लयबद्ध कर दिया है। लयबद्ध कर दिया तो कुछ नहीं, जब शब्द कर दिए मैंने नहीं, सिर्फ एक शब्द को बदल दी, वही समुद्र को समुंदर किया है बस, और लय में आ गई पूरी। अच्छा मुझे सुनाओ। मैंने कहा उड़ता हुआ समंदर आया और घरौंदे उठा ले। अरे रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो यार तुम बर्बाद कर दी कैसा। मैंने कहा यही सुनना चाहता था कि लय से कविता बर्बाद हो रही है। कविता है उड़ता हुआ समुद्र आया और घरौंदे उठा कर ले गया। ये गद्य में लिखी हुई और ताकत के साथ। कोई समुद्र इतना विशाल समुद्र है, इतना उसकी उम्र का पता नहीं, कैसे की उम्र उसकी उम्र है, इतना बूढ़ा तो इतना कुड़ रहा है बच्चों से, उड़ता हुआ है। अरे बच्चों ने बनाए घरौंदे, अब आप उड़ते हुए आए उठा आ गए आपसे। तो उड़ता हुआ समुद्र आया और घरौंदे उठा कर ले गया। ये बात है कि उड़ता हुआ समंदर आया और घरौंदे, ये क्या कर रहे हैं। मैं यही सुनना चाह रहा था कि लय से सावधान है, छोड़ने से पहले ग्रहण करें। ये जो लय है, उड़ता हुआ समंदर आया दगिन तिलक दगिन तिलक बाबा आम है सरकार के, हरा समंदर मोती चंदर बोल मेरी मछली टीडम टी सैटोने वाला टीडम टी हरे पार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये क्या है यार, ये कहरवा ताल पे तुमने चला लिया मेरी कविता। मैंने कहा मैं यही आपसे ये बात शाही जी ने आकर के अपने घर में पत्नी को बताई, उन्होंने शायद कुछ कभी कभी रिकॉर्ड कर लेती थी, रिकॉर्डेड है ये बात, इसलिए ताल से सावधान रहे। पहले उसको ग्रहण करिए, छोड़ना है उसके बाद छोड़िए, किसी खास वजह से। गद्य की ताकत कम नहीं, लेकिन लय की ताकत भी कम नहीं हुई, और लय उसके सिर पर चढ़ के। तो ये इतनी सारी अच्छी बातें हो गई। एक बात और जिस पर कम से कम महिलाएं 3 हैं, तीसरी तो बोली नहीं, 2 बोली और बहुत अच्छी बातें कही। लेकिन एक बात पर मुझे लगता है कि वो मुझे बताएं। एक कविता में वो कहते हैं विवाह में घुटन है, विवाह में ये सब है, और विवाह में सीमा है, और विवाह में बंधन है, विवाह ये है। तो विवाह की सीमाएं बता रहे हैं, इसका मतलब उन सीमाओं को टूटना चाहिए। जो वो सीमाएं हों, ना हो तो कोई बात नहीं, असीम होना चाहिए। लेकिन वो जो आखिरी कविता है, जो लड़की मुझे प्रेम करती थी उसका प्रेम स्वीकार नहीं किया, बाद में जब पछतावा हुआ और जब निकाल दिए गए तब याद आई उसकी, तो गए तो देखा अरे उसकी तो शादी हो गई एक ऐसे आदमी से जो चाहती नहीं थी, कि उसे मारता पीटता है, लेकिन आप क्या करें, तो शादी हो गई। तो यहाँ रुकना नहीं चाहिए, ये रुकने की जगह नहीं। शादी हो गई तो क्या हो गया, गलत हो गई शादी, शादी को सही करना है। ये आदमी मारता पीटता है उसको, उसके साथ क्या क्यों रहेगी वो लड़की जो आपको प्यार करती थी, वो अपने बच्चे को प्यार भी नहीं करती, पिटती भी है, अपना जीवन नरक बनाए हुए है, उसको छोड़ दिया अपने एक इशारे, शादी हो गई। ये तो इष्टपेषण है इस रूढ़ी का कि अब तो शादी हो। यहाँ कवि को रुकना चाहिए क्या, मैं आपने दोनों ने तारीफ की उसके। अच्छा विजय पर भी लिखा है, लेकिन जहाँ पर रुके हैं वो जगह ठीक नहीं, उससे आगे ना रहे।
उसके आगे कोई कुछ नहीं कर रहा है, तभी तो संस्था में कितनी भी जरूरत है वो चल रही है, क्योंकि पढ़ी लिखी महिलाएं भी उसके खिलाफ उसके आगे नहीं बढ़ रही। हाँ, नहीं बढ़ रही, तो ये बात इसलिए है। हम वहाँ पर ब्लैक शीप हो जाते हैं। जब हम औरतों के संग बैठते हैं, पढ़ी लिखी महिलाओं पुरुषों के संग बैठते तो हैं, हमें, मैं ये बात कह चुका हूँ, ऐसा नहीं है, हाँ हमें बहुत अच्छी जवाब नहीं देना है, लेकिन वो हिम्मत करके पुरुष कह रहा है, हाँ। इस बात को मैं इसी बात तो मैं घाव को सहलाने का कायल नहीं हूँ। जो मित्र हैं, साथी हैं, कभी हैं, हमारे परिवार के हैं, उनके सामने हम झूठी झूठ बोलते रहे, ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, सब अच्छा, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, सब तो अच्छा नहीं है। जहाँ कविता का देखिए क्लाइमैक्स आ गया, वहाँ से आगे जाने की कोशिश करना चाहिए। बल्कि मैंने दूसरी बात कही कि यदि कविता की कोई बहुत सुंदर पंक्ति अंत में आ गई है, वहाँ से शुरू करो, उसे पहली पंक्ति बनाओ, यहाँ से करो, अब फिर दूसरे क्लाइमैक्स पे पहुँच जाओ, ये करो। तो ये सब है, तमाम सारी बातें हैं, और आलोचकों से भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये इन्होंने अनीता जी की बहुत तारीफ की, बहुत अच्छा लिखा है, तो सचमुच अच्छा ही लिखा है। इन्होंने एक लेख मेरे ऊपर भी लिखा है, उसमें सिर्फ निंदा है। कम से कम 15 पेजों या 20 पेजों में जितनी कविताओं में की निंदा आ सकती है, यानी 30-40 की, ओके, अगर एक पैराग्राफ एक कविता के लिए लिखा तो 15-20 में 40 कविताओं की तो हर कविता की निंदा है। ये इनकी भूमिका ये है, वाले जिन्होंने इसकी लेकिन भूमिका हम उनसे मिलते जुलते हैं, वो हमारे मित्र हैं, हम उनसे बता चुके हैं कि आप हमारे परिवार के हैं, आप कविता की बात करते हैं तो फिर हमारे साथी हैं भाई, हमारे बारे में चाहे जो लिखें आप, आपका अधिकार है, और लिखिए, क्या दिक्कत। लेकिन हमारे दुश्मन थोड़ी है, हमारा आपका मतभेद है, हमारे कितने साथी हैं जिनसे हमारा मतभेद है, हमारे खिलाफ लिखते रहते हैं। अब वो प्रेम वाली कविता हमने उसको उसकी वो प्रेम वाली है, तो उसे कहा उसमें कविता नहीं, हमने कहा वो आखिरी कविता जो है वो कविता नहीं लगी, हमको कहानी लगी, कहानी लग रही, और वो उस जगह से आगे जाना चाहिए थी। अगर कहानी उठाएंगे तो उसके आगे जानी चाहिए। तो खैर, लेकिन बहुत अच्छी बातचीत हुई, और बहुत अच्छी बातचीत का जो बहुत अच्छा हिस्सा था वो सुना नहीं गया, वो रिकॉर्ड हो गया, वो रिकॉर्ड कर लिया। सबसे अच्छा काम जो है, जो इनका नाम शशि कुमार, सुनील कुमार, शशि, जो शशि जी हैं और जो अंडमान निकोबार से आए हैं, ये कविता के ऐसे प्रेमी हैं जिसका दुर्लभ होता है ऐसा। इन्होंने जिन कविताओं का पाठ किया, उनको आपने सुना कैसे पाठ कर रहे हैं, वैसे पाठ कर रहे थे जैसे उनकी कविता है। इनसे अच्छा आलोचक नहीं हो सकता। बहुत सुंदर कविता से प्रेम बहुत है, और बिना कविता से प्रेम हुए और बिना कविता की लिखने की कोशिश किए हुए अगर कोई आलोचक हो गया तो आलोचक हो नहीं सकता, आलोचना कर नहीं सकता। तो क्या फेल हुआ है? अगर कौन होना चाहता है आलोचक? हर आदमी कभी होना चाहता है। तो मैंने अपने जीवन में एक भी कविता नहीं लिखी सर, कोई कविता नहीं लिखी, कोई कहानी नहीं लिखी। नहीं, अच्छे आलोचक नहीं हो सकते, कोई कविता लिखेगा नहीं, उसका मर्म कैसे समझेगा, असफलता को भी कैसे समझेगा कि नहीं लिख पाए। हर बार और रोज रोज नहीं लिखी जाती। एक संग्रह में 4 कविताएं मिल जाए तो बड़ी बात है, एक पूरे संग्रह में, लेकिन 4 कविताओं के संग्रह को छापता नहीं। उन्हें मैंने पहले संग्रह के लिए 50 कविताएं दे दी, बोले वो तो 25 पेज में आ गए, एक पन्नों में आ गई ना, एक कविता इधर छापी, एक कविता इधर छापी, 25 पन्ने और भेजिए, और कहाँ से भेजे है नहीं। तो ये प्रकाशक भी लिखवाते हैं,
इसे और मोटा करिए और कविताएं लिखिए, भेज दीजिए, कुछ भी भेज दीजिए, तो विचार कविताओं को संग्रह नहीं बनता। बोधि प्रकाशन ने निकाला है सर 500-500 हम वही हम कहने जा रहे थे, यही किसी ने पाठ किया था, पतली पतली हम लोगों ने 5-5 रुपए में खरीदी उनसे। जो नमूना हमें मिला है नाम हम पूछ रहे थे। उसमें अपनी एक अलग ही कविताएं, चुनी हुई कविताएं नहीं, उसमें चुनी हुई कविताएं होनी चाहिए। एक कवि के पास 15-20 अगर कविताएं हों तो बहुत बड़ा कवि, बाकी तो एक कविता के कवि होते हैं। निराला तो मेरे राम की शक्ति पूजा के कवि है। दूसरा कवि बताइए उपबोध तो अंधेरे में के कवि है, उनकी भी एक कविता है। तीसरे कवि अज्ञेय को लीजिए, वो प्रसाद देवीणा के कवि। तो हमें एक कविता का कवि होना है। हम 10-20 कविताओं के कवि, एक कविता का कवि है वो कविता आपने नहीं। हम सब बहुत सी कविताओं के कवि, बहुत से संग्रहों के कवि हैं, लेकिन हमें एक कवि माखनलाल चतुर्वेदी, अरे वो तो मुझे तोड़ लेना बनवा ली, उस पर हम सब जानते हैं उसी कविता के कवि। तो एक ही कविता ये क्या उन्होंने ये बात नहीं। नहीं अभी क्या है कब खाना खाएंगे तब में से खड़े होंगे तो हम सबको एक कविता का कवि आप खड़े होंगे तो बैठ उनको 2-3 बार पे हमें गोष्ठी 2 बज गए हैं जी बाबा मुझे तो खिलाई दीजिए। हाँ वो रखा हुआ है बैग है बाबा।